हेलो वेलकम। एलाइड हेल्थ एडुकेयर का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलाइड हेल्थ एडुकेयर ऐसा एक चैनल है जो एमएलटी एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ चुका है और ये कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं कौशिक सेन ऑन बिहाफ ऑफ एलाइड हेल्थ एडुकेयर मैं आपके सामने आ गया एक नया वीडियो लेके। तो एलाइड हेल्थ एडुकेयर कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके, कुछ एजुकेशनल नया वीडियो लेके आपके पास आता है जो एमएलटी रिलेटेड है। तो हमारा जो चैनल है इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स जो एमएलटी रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह आज भी मैं आ गया एक स्पेशल टॉपिक मतलब स्पेशल एमसीक्यू सेट लेके जो आपको जो अपकमिंग एमएलटी एग्जाम है पीजीआई चंडीगढ़ का उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आपको पता ही है कि पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम है उसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी 1 या 2 महीने में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। और पीजीआई चंडीगढ़ जो है ये वन ऑफ द renowned and prestigious institute है among other institute। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप सभी को यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो उसी के तहत मैं कुछ क्वेश्चनरी सेट किया हूँ जो पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एनाफाइलिक्स रिएक्शन। एनाफाइलिक्स रिएक्शन क्या होता है ये पहले हमको जानना है। एनाफाइलिक्स रिएक्शन मतलब सिंपली एलर्जी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी एंड आईजीई। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आईजीई। मतलब आईजीई ऐसा एक एंटीबॉडी है जो एलर्जी को क्रिएट करता है। दैट मीन्स आईजी एंटीबॉडी इज वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी व्हिच causes allergy in your body. What happened? Due to the presence of some allergen, this allergen produces IgE antibody। अभी एलर्जेन के अगेंस्ट में जो आईजी एंटीबॉडी बना उसका एक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। ये आईजी एंटीबॉडी क्या करता है? आईजी एंटीबॉडी एलर्जी क्रिएट करता है। इसका जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म मेरा पिछला कुछ वीडियो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो एनाफाइलिस रिएक्शन मतलब दैट इज रिलेटेड टू एलर्जी एंड दिस एलर्जी इज क्रिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिलेटेड एचटीआर का मतलब क्या है? एचटीआर मतलब है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिटेक्टेड बाय हेप्टोग्लोबिन, डायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हीमोलाइटिक रिएक्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन मतलब इसमें बहुत कारण है जिसके तहत हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। वो मिसमैच ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ कोल्ड एंटीबॉडी वजह से भी हो सकता है। तो हीमोलाइटिक रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हमको ये ढूंढना है whether the RBC is coated by antibody or not। ये मान के चलिए आरबीसी है। तो हीमोलाइटिक रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है? जो आरबीसी है इसके ऊपर एंटीबॉडी कोटेड होगा, इस तरह का, कुछ इस तरह का, एंड इट फाइनली लीड्स टू hemolysis with the help of complement protein। अब इस सिचुएशन को मान के चलिए, इस सिचुएशन को आपको डायग्नोसिस करना है। तो कैसे करेंगे? इफ द आरबीसी इज सेंसिटाइज्ड बाय एंटीबॉडी, व्हाट यू हैव लर्न दैट, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा इसका मतलब द
RBC is sensitized by antibody. Now, how to diagnose it? You have to do simply direct home test. ये सेंसिटाइज्ड आरबीसी है, इसलिए तो हेमोलाइसिस हो रहा है, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो आपको इस सिचुएशन को डायग्नोसिस करना है, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन टू बी डायग्नोस्ड। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट होम टेस्ट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट होम टेस्ट, इनडायरेक्ट होम टेस्ट नहीं होगा। हेप्टोग्लोबिन का एक रिलेशन है कि अगर हेमोलाइसिस होता है तो हेप्टोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, मगर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आपको तुरंत डायग्नोसिस करने के लिए आपको डायरेक्ट होम टेस्ट करना होगा। हेप्टोग्लोबिन जो लेवल है डिक्रीज होता है, ये सही बात है, मगर ये कुछ दिनों के बाद और कुछ घंटे के बाद होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट होम टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? स्पाइरल बैक्टीरियम विथ इरेगुलर कॉइल्स, ट्रिकोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा, ऑल ऑफ द अबव। तो स्पाइरोकेट्स जो है ये आपको पता ही होगा, ये 3 टाइप का पाया जाता है, 3 टाइप का स्पीसीज यहाँ पे है, ट्रिकोनिमा, बोरेलिया एंड लेप्टोस्पाइरा। तो ये स्पाइरल शेप का है, तो इसमें इसको बोलते हैं स्पाइरोकेट्स, इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों जो बैक्टीरिया दिया है, ट्रिकोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा, जो बोरेलिया है इसका जो शेप है ये इरेगुलर कॉइल्स जैसा है। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। ट्रिकोनिमा का जो है ये रेगुलर स्पाइरल शेप है, बोरेलिया का है इरेगुलर शेप, और लेप्टोस्पाइरा का है क्लोजली वुंड कॉइल विद द हुक्ड एंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, इरेगुलर शेप के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है बोरेलिया। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। Now move to the question number 4. Which of the human infection that spread through urine? यूरिन से कौन सा इंफेक्शन हो सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ट्रिकोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा एंड ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा इंफेक्शन यूरिन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन इन वायरल सैंपल। तो वायरल सैंपल कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ वायरल सैंपल, ये नेजोफेरिंजियल स्वाब हो सकता है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का स्वाब हो सकता है। जो वायरस का सैंपल हम वायरल सैंपल को ट्रांसपोर्ट मीडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वायरल का जो ट्रांसपोर्ट मीडिया हो सकता है बहुत टाइप का है, जैसा कि कोविड में है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ब्लड फिल्म इज यूज्ड फॉर? मलेरिया, कालाजार, माइक्रोफिलेरिया, all of the above. Here you can see that a wet film is prepared. ये wet film होता क्या है? माइक्रोफाइलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, इसमें 1 ड्रॉप ब्लड ले जाते हैं, फिर यहाँ पे इसके ऊपर एक कवर स्लिप को रखकर इसको माइक्रोस्कोप में 40x में इसको एग्जामिन किया जाता है। तो 40x अगर माइक्रोफाइलेरिया है तो कुछ इस टाइप का देखा जाता है। दिस इज माइक्रोफाइलेरिया, दिस इज माइक्रोफाइलेरिया। तो मलेरिया, कालाजार के लिए दूसरा टेस्ट है, इसमें हम वेट ब्लड फिल्म यूज नहीं करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा माइक्रोफाइलेरिया और फाइलेरियोसिस। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन और पिक्चर दिया है यहाँ पे, इसे थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ये याद रखने के लिए आपको बहुत आसानी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टोल्यूडिन ब्लू इज यूज्ड फॉर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो टोल्यूडिन ब्लू जो स्टेन है, ये तो स्टेन किस सेल को अच्छे से स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बेसोफिल। टोल्यूडिन ब्लू हम यहाँ पे बेसोफिल को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें स्टेन बहुत अच्छा होता है, जैसे कि पिक्चर में मैं देख रहा है कि मास्ट सेल का मतलब 1 टाइप ऑफ बेसोफिल। तो टोल्यूडिन ब्लू इज फॉर बेसोफिल। Which coagulation factor has shortest half life?
फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 13। इसका मतलब है किस क्लॉटिंग फैक्टर का जो हाफ लाइफ होता है, मतलब इसका जो लॉन्जेविटी होता है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ मतलब यहाँ आप मान के चलिए कि इसका जो लॉन्जेविटी के बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं दिखाया कि किस टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर होता है और यहाँ का हाफ लाइफ कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जो फैक्टर नंबर 7 है, फैक्टर नंबर 7 हैज शॉर्टेस्ट half life, and in case of factor number 13 the half life is longest, that is 200 hours. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैक्टर नंबर 7। यहाँ से और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है with respect to clotting factor, that which factors are unstable, which factors are unstable। इसका मतलब है जो फैक्टर है वो फ्राजाइल है, तो उस फैक्टर को प्रिजर्व करने के लिए हमको -30 और 40 डिग्री यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में हम करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट में करते हैं। तो दो टाइप का फैक्टर होता है जो हीट लेवल है, अर्थात इसका मतलब है हीट अगर इसमें दिया गया तो ये फैक्टर खत्म हो जाता है। तो उसी दो फैक्टर है फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 5। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दो जो फैक्टर है, फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 5 जो है ये हीट लेवल है, मतलब इसको फ्रोजन नहीं किया गया तो ये फैक्टर खत्म हो सकता है, ये फैक्टर जो है इसका डेफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है। और ये फैक्टर हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन सैंपल। फिशिस सैंपल में आप जो बहुत सारा बैक्टीरिया मिलता है, तो स्टेप ओरियस के जो स्टेप ओरियस जो बैक्टीरिया है इसको हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैकोंकी अगर, प्लाड अगर, टीसीबीएस अगर, मैनिटोल सॉल्ट अगर। तो देखिए यहाँ पे मैनिटोल सॉल्ट अगर जो है ये है स्टेप ओरियस के लिए सिलेक्टिव मीडियम। तो यहाँ पे इस पिक्चर में एक मैनिटोल सॉल्ट अगर को मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा हुआ है यहाँ पे। येलो कलर प्रोड्यूस एकमात्र ओनली वन स्टेप ओरियस ही कर सकता है। बाकी जो बैक्टीरिया यहाँ पे बोला गया है, दूसरा जो बैक्टीरिया कॉमेंसल बैक्टीरिया जो स्पीसीज में पाया जाता है, स्टूल में पाया जाता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ येलो कलर। इसका मतलब है मैनिटोल मतलब वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज फर्मेंटेड बाय स्टेप ओरियस, नॉट फर्मेंटेड बाय अदर बैक्टीरिया। तो ये एक मैनिटोल सॉल्ट अगर है, अगर यहाँ पे आप बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे, मतलब स्टेप ओरियस को इनोकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे येलो कलर का जो कॉलोनी है ये कॉलोनी दिखने मिलेगा। तो द करेक्ट आंसर इज मैनिटोल सॉल्ट अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ड्राई एंड क्लीन प्लास्टिक ट्यूब, फिब्रिन, सैंपल मस्ट बी इन क्लीन ग्लास ट्यूब, ऑल ऑप्शंस। तो पहले तो ड्राई एंड क्लीन प्लास्टिक ट्यूब, तो ड्राई एंड क्लीन प्लास्टिक ट्यूब में हम एपीडीटी नहीं करते। एपीडीटी के लिए हम यूज करते हैं ग्लास ट्यूब। अगर ये हम मैनुअली करेंगे तो हमको यूज करना है ग्लास ट्यूब, नॉट प्लास्टिक ट्यूब। रिएजेंट जो है, रिएजेंट में हम फिब्रिन नहीं यूज करते, क्योंकि जो ब्लड में जो फिब्रिनोजेन है दैट इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन, तो फिब्रिन का जरूरत नहीं है। मतलब एपीडीटी टेस्ट में अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में क्या होता है, फाइनल स्टेप में फिब्रिनोजेन is being converted to fibrin। ये जो फिब्रिन है ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है और इसमें से हमको रिजल्ट निकालना पड़ता है कि कितना टाइम में ये क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम ये प्लास्टिक ट्यूब में ये टेस्ट नहीं करते, प्लास्टिक ट्यूब शुड बी अवॉइडेड। फिब्रिन हम यूज नहीं करते, तो सैंपल मस्ट बी इन क्लीन ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब में ही हम ये टेस्ट किया जाता है, हम ये टेस्ट करते हैं, किया जाता है ये टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फिब्रिन क्यों करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये मैं बोल दिया कि fibrinogen itself is present in our plasma. Now the fibrinogen is being converted to fibrin, thereby clot is formed, and now we have to calculate in how much time the clot is being formed. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, lateral spine egg seen in which schistosoma species? schistosoma एक टाइप का पैरासाइट होता है जो यूरिन सैंपल में पाया जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है। तो देखिए जो सिस्टोस्टोमा है, यहाँ पे 3 स्पीसीज का बारे में मैं बोला हूँ, सिस्टोस्टोमा मैंसेनी, सिस्टोस्टोमा हिमाटोबियम एंड सिस्टोस्टोमा जैपोनिकम। तो लेटरल का मतलब है साइड में जो है। तो यहाँ पे लेटरल मतलब देखिए ये जो स्पाइन है ये साइड में है, ये जो होता है ये टर्मिनल है, एकदम किसी स्ट्रक्चर का एकदम एक एंड में होगा तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्पाइन, और साइड में होगा तो उसको बोलते हैं हम लेटरल स्पाइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टोस्टोमा मैंसेनी। तो सिस्टोस्टोमा मैंसेनी में क्या क्या पाया जाता है, लेटरल स्पाइन। अगर टर्मिनल पूछता तो इसका आंसर होता सिस्टोस्टोमा हिमाटोबियम। अगर यहाँ पे लेटरल स्पाइन पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टोस्टोमा मैंसेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड अगर इज व्हिच टाइप ऑफ कल्चर मीडिया? बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, बोथ ए एंड सी। ब्लड अगर को हम बोलते हैं एनरिच्ड मीडिया। नाउ व्हिच मीडिया इज कॉल्ड एनरिच्ड मीडिया? द मीडिया वेयर द ब्लड, egg, plasma, serum that is used, these medias are called enriched media. So blood agar are categorized under enriched media. Basal media different thing, basal media का जो एग्जांपल है वो न्यूट्रिएंट अगर है, एनरिचमेंट मीडिया का जो है वो आपका सेलेनाइट ब्रोथ, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर एनरिचमेंट मीडिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एनरिच मीडिया। थोड़ा ये दोनों टर्म्स में ध्यान दीजिएगा कि एनरिचमेंट मीडिया और एनरिच मीडिया दोनों अलग है। एनरिचमेंट मीडिया एक टाइप का मीडिया होता है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है। ऐसा उस मीडिया में ऐसा उसका जो एलिमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बाकी जो बैक्टीरिया है दैट विल बी एलिमिनेटेड। सो हियर द करेक्ट आंसर इज एनरिच मीडिया। क्वेश्चन नंबर 13, मेसन ट्राइकोम गिव्स कलर टू कोलाजन। तो यहाँ पे एक कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ये मेरा ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कलर ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ टिश्यू बाय डिफरेंट स्पेशल स्टेन। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन आर यूज्ड टू स्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। मसल फाइबर हो सकता है, कोलाजन फाइबर हो सकता है, रेटिकुलिन फाइबर हो सकता है। तो मेसन ट्राइकोम अगर देखें तो देखिए मेसन ट्राइकोम है, मेसन ट्राइकोम स्टेन में मसल फाइबर होगा तो इसको ये रेड कलर लेता है, कोलाजन होगा तो ब्लू कलर लेता है, रेटिकुलिन होगा तो ब्लू कलर लेता है, और इलास्टिन होगा तो रेड कलर लेता है। तो कोलाजन किस टाइप का कलर लेता है, यहाँ पे मेसन ट्राइकोम स्टेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ब्लू। जस्ट आप ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है आप जस्ट कंपेयर कीजिए, आपको खुद से ये आंसर पता चलेगा। तो मेसन ट्राइकोम स्टेन में कोलाजन होगा तो उसको किस कलर टाइप का कलर मिलता है, वो होगा ब्लू कलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ब्लू। क्वेश्चन नंबर 14, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलिब्रेट स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज बाय? टेकोमीटर, ऑस्किलोस्कोप, डायनामोमीटर, नन। सेंट्रीफ्यूज का जो स्पीड होता है उसको कैलिब्रेट करने के लिए हमको यूज किया जाता है टैकोमीटर। तो यहाँ पे टैकोमीटर इज द करेक्ट आंसर। फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो फाउंडर और फादर माना जाता है वो है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर is considered to be founder of antiseptic surgery.
ये आपको जस्ट याद करके रखना, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट आपका याद रखना है, हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट का नाम है, ये जस्ट आपको याद करके रखना है। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसिड बेस बैलेंस जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है कि पीएच ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक देन पीएच ऑफ 5। तो एक जो सॉल्यूशन है उसका पीएच 5 है, और एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 2 है। तो ये जो 5 पीएच वाला सॉल्यूशन है वो हाउ मच टाइम इज मोर एसिडिक, ये हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पीएच क्या है? pH denotes the acidity of or alkalinity of a solution। अगर pH 7 से कम होगा तो ये होगा एसिडिक, pH अगर 7 से ज्यादा होगा तो होगा वो एल्कालाइन। ये आप सभी को पता है। नाउ व्हाट इज pH? अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो कैसे हम लिखेंगे इसको? व्हाट इज pH? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए। अगर pH 5 होगा तो इसका मतलब क्या है? pH 5 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं pH 5 इक्वल्स टू माइनस लॉग, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻5। ये हो गया हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। तो ये हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक इसी तरह जो pH 2 वाला सॉल्यूशन है उसका जो कंसेंट्रेशन, हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? ये होगा कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक, तो कितना हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन जो pH 2 है वो तो एकदम कंफर्म है कि ये इसमें हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि pH 5 में हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन दैट हैव द pH ऑफ 2। तो क्या होगा, इसको हम जस्ट यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁻5, 10⁻⁻2, यहाँ पे कितना हो गया 1000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1000। इस टाइप का क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ में आने का चांसेस है। तो जस्ट आपको ये याद करके रखना है कि पीएच का मतलब क्या है। पीएच का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। वेरी सिंपल है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद करके रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मलेरिया पैरासाइट डायग्नोसिस ऑप्टिमम पीएच फॉर लिस्बेस्टेन इज। देखिए हम जो लिस्बेस्टेन यूज करते हैं ये जब ब्लड फिल्म का बारे में चर्चा होगा तो तभी हम ब्लड फिल्म में जो लिस्बन स्टेन यूज करते हैं, ब्लड फिल्म को जो स्टेन करने के लिए जो लिस्बन स्टेन यूज करते हैं, उस लिस्बन स्टेन का पीएच होता है 6.8। तो जस्ट फॉर स्टेनिंग द ब्लड फिल्म तो यहाँ पे 6.8 पीएच वाला बफर यूज किया। एक्चुअली बफर यूज किया है, स्टेन का पीएच एक्चुअली नहीं है। यहाँ पे जो बफर होता है, बफर का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, फॉस्फेट बफर होता है लिस्बन स्टेन करने के टाइम। मगर ये अगर हम कुछ हीमोपैरासाइट का स्टेनिंग कर रहे हैं तो हीमोपैरासाइट का जो स्टेनिंग करने के लिए जो पीएच है वो पीएच बफर का जो पीएच है थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो 6.8 से इसको किया जाता है 7.2 फॉर द बेटर डायग्नोसिस और बेटर डिटर्मिनेशन ऑफ द पैरासाइट इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो 6.8 को 7.2 किया जाता है फॉर द बेटर डायग्नोसिस और बेटर आइडेंटिफिकेशन। So for the malaria parasite diagnosis, optimum pH for Lichtenstein is 7.2। लिस्टनस्टेन एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था, एक्चुअली इसको बोलना चाहिए था कि द malarial parasite diagnosis optimum pH of the buffer for Lichtenstein। तो pH के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पी स्केल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं पहले ही आपको बोला था कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके आधारित और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो नाउ दिस इज द पीएच स्केल। द पीएच स्केल इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल का जो रेंज है वो 0 to 14 होता है एंड दैट इज इन्वेंटेड बाय सोरेन सोरेनसन। तो सोरेन सोरेनसन ये जो साइंटिस्ट थे
इसने ये पी स्केल को इन्वेंट किया था, और पी स्केल का जो नेम जो जो रेंज होता है वो है 0 to 14। तो ये आपको याद करके रखना। तो इसके लिए मेरा जो एसिड बेस बैलेंस वाला वीडियो है, अगर पीच एसिड बेस इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो मेरा जो पहला जो अपलोड किया है यूट्यूब में, ये वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन्फेक्शन ड्यू टू द ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फिश। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिया है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये फिश वर्म के बारे में पूछा है। फिश वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, जो डीलेटम जो है, डीलेटम जो पैरासाइट है, अगर फिश में ये पैरासाइट रहेगा तो ये हमको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन ड्यू टू द ईटिंग कंटामिनेटेड फिश, डीलेटम। The dilatum is the correct answer, and dilatum is the one of the longest tapeworm, which comes after the Taenia saginata. Question number 18, most abundant trace element in our body. Trace element मतलब trace element मतलब ऐसा कुछ element और ऐसा कुछ substance जिसका requirement बहुत ही कम मात्रा में होता है, जैसा कि हो गया आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम। ये जो ये जो एलिमेंट्स है, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। जैसे कि शुगर का रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी में ज्यादा है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सोडियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट है ये उस टाइप का नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम मात्रा में होता है। अभी पूछा गया कि मोस्ट एबंडेंट ट्रेस एलिमेंट, मतलब जो ट्रेस एलिमेंट जो है, बहुत सारा ट्रेस एलिमेंट है। क्या 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 ट्रेस एलिमेंट है? आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगानी मैग्नीशियम, मैंगानीज, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट होता है, इसमें से सबसे ज्यादा जो ट्रेस एलिमेंट है वो हमारा बॉडी में पाया जाता है। वो उस एलिमेंट को जो एबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ट्रेस एलिमेंट, उसका नाम पूछा है। तो आपको ये थोड़ा याद करके रखना है कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेस एलिमेंट है, आयरन का जो वैल्यू है, मतलब आयरन का जो कंसेंट्रेशन है, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद जिंक, कॉपर, उसके बाद मैंगानीज, सेलेनियम, क्रोमियम, उसके बाद कोबाल्ट होता है। तो सबसे अबंडेंट अगर पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया कि आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट इन आवर बॉडी। उसके बाद जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ट्रेस एलिमेंट नहीं है, कैल्शियम ट्रेस एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस जो एसेंशियल जो एनायन और कैटायन्स होता है हमारा बॉडी में, इसको ट्रेस एलिमेंट में कैटेगोराइज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आयरन। कैल्शियम, सोडियम ये सब ट्रेस एलिमेंट में नहीं नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, स्टेन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पेस, ऑर्नाशिया, पैरारोजालिन, यूरिनाइल एसीटेट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्टेनिंग होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें कुछ कलर नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा जो स्टेनिंग होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, ये जब क्वेश्चन पूछेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो पास है, जो पैरारोजालिन है, और दूसरा जो स्टेन है, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेनिंग यूज किया जाता है उसका नाम है यूरिनाइल एसीटेट। ये याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट हीट लेबाइल एंटीबॉडी इज, मतलब हीट सेंसिटिव। लेबाइल का मतलब है सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा हीट से ये एंटीबॉडी खराब होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद करके रखना है ये आईजीई। इसका देखिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो आपको याद करके रखना है। ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप एक्सप्लेनेशन के तहत आप कुछ किया, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन को आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट कॉमन साइटोलॉजिकल स्टेन। मोस्ट कॉमन साइटोलॉजिकल स्टेन के बारे में पूछा गया है। हेमोरॉक्सिलिन स्टेन, पैप स्टेन, जिम्सा स्टेन, एमजीजी स्टेन। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइटोलॉजिकल स्टेन इज कंसिडर्ड टू बी पैप। पैप इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट
कॉमन साइटोलॉजिकल स्टेन। तो पैप में क्या किया जाता है, जो एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी है, जैसा कि कुछ गायनोकोलॉजिकल सैंपल हो गया, कुछ बॉडी फ्लूइड्स हो गया, तो सब सैंपल को हम पैप से स्टेन कर सकते हैं। और साइटोलॉजी के लिए बहुत अच्छा स्टेन है पैप स्टेन, क्योंकि पैप स्टेन में बहुत टाइप का कैंसर बहुत आसानी से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। जिम्सा स्टेन और एमजीजी स्टेन भी साइटोलॉजिकल स्टेनिंग में यूज किया जाता है, मगर पैप स्टेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो ये आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, हीमोडॉक्सिलिन स्टेन, पैप स्टेन, जिम्सा स्टेन, एमजीजी स्टेन, ये चारों स्टेन हम साइटोलॉजी में यूज कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है? सबसे ज्यादा तो आपको हीमोडॉक्सिलिन यूज नहीं हो रहा है, जिम्सा नहीं यूज हो रहा है, एमजीजी नहीं यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है पैप्स्टेन। तो यहाँ पे पैप्स्टेन होगा करेक्ट आंसर। which is not attachment which is not used for attachment of tissue section with slide। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। जब सेक्शन कटिंग के बाद जब द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू स्टेनिंग, तो क्या किया जाता है, उस स्लाइड के ऊपर में उस सेक्शन को रखा जाता है। तो आफ्टर द क्या करते हैं हम, आफ्टर सेक्शन कटिंग we have to float the section on the water bath, and now we have to collect the section that is laid on the water bath to the slide। तो वो स्लाइड के ऊपर जब हम उस सेक्शन को रखते हैं फ्रॉम द वाटर बाथ डायरेक्टली, तो उसमें कुछ एडिसिव टाइप का चीज होता है, मतलब स्लाइड में लगाया जाता है। तो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पॉलीएल लाइसिन, एसीईपी, मेयर्स एग एल्बुमिन एंड एडीईएस। ये देखिए, ये मैं इस रेफरेंस से प्रणब मुखर्जी का, जो प्रणब दास का जो हिस्टोपैथोलॉजिकल को जो बुक है, वहां से हम ये रेफरेंस लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चीज हम स्लाइड में लगा सकते हैं एज एडिसिव ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ टिश्यू सेक्शन फ्रॉम द वाटर बाथ। तो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, मेयर्स एग एल्बुमिन एंड ग्लिसरॉल, पॉलीएल लाइसिन, एसीईपी एंड परमानेंट पॉजिटिव चार्ज साइट। तो यहाँ पे देखिए एडीईएस, यहाँ पे पूछा गया कि व्हिच इज नॉट यूज्ड। जब हम आंसर करेंगे ना, आप इसको देखना है अच्छे से, क्या पूछा गया आपसे। देखिए व्हिच इज नॉट यूज्ड यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान ये नॉट मिस हो जाता है। हर हर बारी में क्या होता है ना, ये नॉट कभी कभी होता है क्या ऐसा कि मिस हो गया। तो आप ऐसे देखा कि व्हिच इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ टिश्यू सेक्शन विद द स्लाइड, तখন आपको पता है कि एक एल्बुमिन, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि यही मैक्सिमम अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आंसर करना है। तो वॉट एवर में भी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा एडीईएस। एडीईएस के इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एडीईएस। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेन फॉर मसल एंड कोलाजन फाइबर। मसल एंड कोलाजन फाइबर के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं? यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, वॉन कोसा स्टेन, मैसन ट्राइकोम स्टेन, पाल स्टेन एंड कोकोप गोमोरिस मिथिलिनमाइन सिल्वर स्टेन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो फर्स्ट, वॉन कोसा स्टेन। वॉन कोसा स्टेन इज नॉट एट ऑल यूज फॉर मसल एंड कोलाजन फाइबर। वॉन कोसा स्टेन ये कैल्शियम डिपोजिट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेरा जो स्टेन का जो वीडियो है, इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन है मेसन ट्राइकोम स्टेन। यस, मेसन ट्राइकोम स्टेन में देखिए हम यहाँ पे मसल एंड कोलाजन फाइबर को इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस स्टेन को यूज करके। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एंड पल्स स्टेन इज मीन फॉर द स्टेनिंग ऑफ आयरन डिपोजिशन और हेमोसिडरी। एंड गोकॉप्ट गोमोरिस मिथिलामाइन सिल्वर स्टेन इज फॉर द फंगस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेसन ट्राइकोम स्टेन। Question number 24. The type of hemotoxylin used in PAS10. Harris hemotoxylin, Mayer's hemotoxylin, Coles hemotoxylin and iron hemotoxylin। तो PAS जो स्टेन है, पायरोडिक एसिड सिप। तो PAS स्टेन में हम कौन सा हेमोटॉक्सिलिन यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। PAS स्टेन होगा पायरोडिक एसिड सिप। तो देखिए पायरोडिक एसिड सिप एक इस टाइप का स्टेन है जिस स्टेन से हम ग्लाइकोजन, फंगस, एडिनोकार्सिनोमा इस टाइप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस टाइप का डिजीज ग्लाइकोजन, इस टाइप का डिजीज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो होता है, इस डिसऑर्डर को हम बहुत अच्छे तरह से पैस्टेन के सहारे से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो पैस्टेन में
जो काउंटर स्टेन है उसमें हम एक स्पेशल टाइप का स्टेन यूज करते हैं, वो है हेमाटोक्सिलिन। तो नॉर्मल जो रूटीन प्रोसीड्यूर है, जो हेमोटॉक्सिक नियोसिन स्टेन का जो रूटीन प्रोसीड्यूर है, उसमें हम यूज करते हैं हैरिस हेमाटोक्सिलिन। मगर हम जो पैच स्टेन के काउंटर स्टेन के बारे में बात किया, अर्थात टाइप्स ऑफ हेमाटोक्सिलिन यूज्ड इन पैच स्टेन, तभी ये जो स्टेन होगा ये है मेयर्स हेमाटोक्सिलिन। तो ये करेक्ट आंसर होगा मेयर्स हेमाटोक्सिलिन। इसका मतलब है मेयर्स हेमाटोक्सिलिन इज हेमाटोक्सिलिन दैट इज यूज्ड इन पैच स्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोलाइसिन एजेंट इज, व्हाट इज हीमोलाइसिन एजेंट? हीमोलाइसिन एजेंट मतलब जो हीमोलाइसिस कर देता है। तो हीमोलाइसिंग एजेंट हम यूज करते हैं मैक्सिमामी, G6PD टेस्ट के टाइम। तो क्या करना पड़ता है, जो आरबीसी है उसको लाइज करना पड़ता है। इसको हम हीमोलाइजिंग, हीमो मतलब ब्लड आरबीसी, और लाइज मतलब टू डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मालिन और सोडियम साइट्रेट जो है, फॉर्मालिन तो आरबीसी को प्रिजर्व करता है, फॉर्मालिन आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। क्योंकि हम देखें कि जो आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड है उसमें फॉर्मालिन रहता है, तो फॉर्मालिन तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। सोडियम साइट्रेट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट, सोडियम साइट्रेट भी आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, क्योंकि जो ब्लड बैग है उसमें सोडियम साइट्रेट मिलता है होता है, और जो पी टाइम का फाइल है उसमें भी सोडियम साइट्रेट होता है। तो दिस इज नथिंग टू डू विथ हेमोलाइसिन। जो बचा रह गया ऑप्शन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लेशियल एसिडिक एसिड इस टाइप का एसिड है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसा कि हम देखें कि जो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड रहता है टू डिस्ट्रॉय द आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 26, which phospholipid involves in clotting? Cardiolipin, sphingomyelin, patidylcholine and phosphatidylserine। तो चारों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो कौन सा फॉस्फोलिपिड एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग जो होता है उसमें हेल्प करता है? तो अगर आप जो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का भी एक रोल होता है। आप सिर्फ देखे होंगे कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है, एक्चुअली फॉस्फोलिपिड का भी एक रोल है। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है इसको हम बोलते हैं फॉस्फाटिडाइल सेरिन। ये फॉस्फाटिडाइल सेरिन जो ये होता है phospholipid होता है, it is a one type of phospholipid, complex phospholipid, and this phosphatidylserine is produced by platelet। प्लेटलेट, आप जानते होंगे कि प्लेटलेट का एक बहुत ही अहम भूमिका और हिस्सा रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लड क्लॉटिंग में। प्राइमरी प्राइमरी हीमोस्टेसिस में तो ये जस्ट प्लाक फॉर्मेशन करता है, प्लाक फॉर्मेशन होता है, एंड प्लाक फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में जो फॉस्फोलिपिड का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज सप्लाइड बाय प्लेटलेट। प्लेटलेट एक्चुअली ये फॉस्फोडिटाइल सेरिन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फॉस्फोडिटाइल सेरिन। Question number 27. Haptoglobin binds to and prevent its excretion. Ferritin, albumin, free hemoglobin, all options. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हेप्टोग्लोबिन है क्या। तो हेप्टोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हिमोलाइसिस, जब हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न और हिमोलाइटिक कंडीशन जब होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया जब होता है, अब क्या करता है, तो आरबीसी, जो आरबीसी होता है वो आरबीसी लाइज हो जाता है, आरबीसी फट जाता है, आरबीसी विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। नाउ देयर इज ए टेंडेंसी टू प्रिजर्व द iron and all other protein that is composes the hemoglobin. So what happened, this hemoglobin, hemoglobin it tends to be conserved or preserved। तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन अगर फ्रीली किडनी से फिल्टर हो जाएगा तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। जो फ्री हीमोग्लोबिन है ना, फ्री हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू आवर बॉडी। कुछ कुछ बचे कुछ हीमोग्लोबिन हो सकता है हमारा बॉडी में नॉर्मली, फ्री हीमोग्लोबिन हो सकता है, मगर large amount of free hemoglobin is detrimental to our health and it will causes damage to our kidney। तो क्या होता है,
तो ये लीवर जो है, हमारा जो लीवर है ना, ये बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। ये लीवर से एक प्रोटीन निकलता है जिसको हम बोलते हैं हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन विल बाइंड द हीमोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन का साथ हीमोग्लोबिन का बाइंड होता है, एंड नाउ दिस हेप्टोग्लोबिन ट्रांसफर द हीमोग्लोबिन टू आवर बोन मैरो। तो क्या हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन का जो लॉस वो यहाँ से रुक जा रहा है बाय वर्च्यू ऑफ हेप्टोग्लोबिन। तो अगर देखिए क्या होता है जब लाइसिस होता है, तो लाइसिस होना मतलब हीमोलाइसिस जब होता है, ब्लड टू से हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस जब होता है तब क्या होता है ना, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। तो क्या करते हैं, हेप्टोग्लोबिन इसको कैप्चर करता है। तो हेप्टोग्लोबिन कैप्चर करता है और इसको सही जगह में ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या होता है ना, हेप्टोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल है ये कम हो जाता है। तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो जब भी कोई हिमोलाइटिक सिचुएशन अराइज करे, तो अगर हिमोलाइसिस होगा, इसका मतलब है हेप्टोग्लोबिन का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेप्टोग्लोबिन विल डिक्रीज। तो यही कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स एंड प्रिवेंट एक्सक्रीशन, हो क्या होगा, फ्री हीमोग्लोबिन होगा। फेनिटीन, एल्बुमिन ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ऑल ऑप्शंस। क्या होता है जब बुढ़ापन में, क्या होता है जब आरबीसी गेट्स ओल्ड, व्हाट हैपेंड, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, इट शुड बी डिस्पोज और इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन, हमको पता ही है कि, हम लोग को पता है कि, आप लोग को पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज द आरबीसी विल डिस्ट्रॉय। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वेयर द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड, कहाँ पे ये होता है। तो जो स्प्लीन है ना, इस स्प्लीन को ग्रेवियर किया कहा जाता है। ग्रेवियर होता है ना, ग्रेवियर। तो ग्रेवियर कहा जाता है क्यों, क्या होता है ना, जो आरबीसी ओल्ड एज हो गया, जो ओल्ड एज हो गया, जो आरबीसी का एज बहुत ज्यादा हो गया, एंड दैट इज नॉट एबल टू इट्स नॉर्मल वर्क। तो क्या होता है ना, स्प्लीन में ही अटक जाता है। स्प्लीन का मैक्रोफाज है, ये मैक्रोफाज को पता है कि कौन सा आरबीसी नॉर्मल है, कौन सा आरबीसी एबनॉर्मल है, और कौन सा आरबीसी ओल्ड एज हो गया इस आरबीसी को। तो क्या करता है, ये जो मैक्रोफेज का जो स्पिन का जो मैक्रोफेज है, इट विल एनगल्फ द आरबीसी। एंड एनगल्फ के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ये मेरा हैंड राइटिंग है, मेरा मेरा ही ड्राइंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीसी विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड द हीमोग्लोबिन विल रिलीज। नाउ द हीमोग्लोबिन, व्हाट हैपेंड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, the iron and other thing is liberated. This structure will remain, and now this structure is converted to biliverdin, and finally biliverdin is converted to bilirubin. What is the breakdown product of hemoglobin? So we can see from the picture very clearly, RBC destroyed in only in spleen. तो यहाँ पे spleen होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं तो आपको यही टाइम टू टाइम ये तो वीडियो देते ही रहूंगा यूट्यूब में। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि ऑटोमेटेड सेल काउंटर बेस्ड ऑन, जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर है, जो जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब काउंट किया जाता है, उस किस प्रिंसिपल में बेस्ड है। इन इन इम्पीडेंस, कोल्डर प्रिंसिपल, हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग, स्कैटरिंग, ऑल ऑप्शंस। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, तो जो सेल काउंट होता है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, वो सब इम्पीडेंस मेथड में होता है। इम्पीडेंस मेथड क्या है, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बाय सेल। सेल इज ए नॉन कंडक्टिव एजेंट। तो क्या होता है जब नॉन कंडक्टिव एजेंट, इसका जो प्रिंसिपल, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, ये आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि कैसे मशीन इसको काउंट करता है। तो इसको इम्पीडेंस मेथड, रेजिस्टेंस मेथड कहा जाता है। तो इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है कि ये जो सेल है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही उसका सेल का साइज डिनोट होता है। और जितना रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, उतना ही सेल वहां पे है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस मेथड। इम्पीडेंस मेथड इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बाय आवर सेल्स। इट मे बी आरबीसी, इट मे बी डब्ल्यूबीसी, इट मे बी प्लेटलेट। तो ये हो गया टोटल काउंट के बारे में, टोटल काउंट, आरबीसी काउंट, इसके बारे में। और ये जो चीज है हम देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग। इट इज कॉल्ड
hydrodynamic focusing, and this is called scattering. तो एक हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग एंड स्कैटरिंग, ये दोनों जो प्रिंसिपल है, ये कॉन्जॉइंटली काम करके हमारा जो डीसी काउंट है, डिफरेंशियल काउंट, मतलब न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, इसका जो काउंट होता है, इसका काउंट हमको देता है। तो इसका भी सेपरेट वीडियो इसमें दिया गया है, यूट्यूब में चैनल में आप देख लीजिएगा, तो कैसे मशीन इसको काउंट करता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा अलग ऑप्शन था, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि पूरा ही आपको बताना है कि क्या क्या एक्चुअली यूज होता है, इसलिए थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैं। इट क्वेश्चन मस्ट बी डिफरेंट, एक्चुअली इंपीडेंस यहाँ पे था ही, इंपीडेंस का जो ऑप्शन यहाँ पे था, बाकी दो तीन जो ऑप्शन अलग था। मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूरा ही ऑप्शन मैं खुद का मन से दिया है। सो इम्पीडेंस कोलिटर प्रिंसिपल इज यूज्ड, ऑब्वियसली यूज्ड हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग। मैंने देखा है कि हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग क्या है, इसके बारे में आपको यूट्यूब वीडियो से पता चल जाएगा, मेरा जो वीडियो रखा है यूट्यूब में। तो ये भी यूज होता है, और स्कैटरिंग, तो तीन ही यूज होता है। तो ऑटोमेटेड सेल काउंटर के लिए तीन ही यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द गेज फॉर द नेडल यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर सैंपलिंग? जो चिल्ड्रन होता है, और जो न्यूबॉर्न और ये होता है, चिल्ड्रन होता है, न्यूबॉर्न छोड़िए, चिल्ड्रन मान के चलिए, इन्फेंट और चिल्ड्रन मान के चलिए। तो उसका सैंपलिंग के लिए हम क्या, किस टाइप का निडल यूज करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्लेबोटोमी से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बटरफ्लाई निडल है। मैक्सिमम टाइम बटरफ्लाई निडल इज प्रेफर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो बटरफ्लाई निडल है, ये एक्चुअली 23 गेज का होता है। तो यहाँ पे बहुत का ऑप्शन दिया गया है, 16, 21, 23 एंड 18 गेज। जितना ज्यादा गेज उतना ही जो बोर होता है निडल का, वही उतना ही पतला होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बटरफ्लाई निडल है, इट इज करेस्पॉन्ड्स टू गेज नंबर 23। तो बच्चा का जो ब्लड है, इसको लेने के लिए मैक्सिमम टाइम ये जो बटरफ्लाई नीडल यूज किया जाता है, और बटरफ्लाई नीडल का जो गेज का जो नीडल का साइज है, वो है 23 गेज। तो ये करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा, बाकी दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रिल्जियन स्टेन यूज फॉर। देखिए ये भी मेरा नोट में मिल जाएगा आप सभी को। यहाँ पे बहुत टाइप का स्पेशल स्टेन के बारे में हमें बात किया, ये मेरा नोट से ही दिया गया है, स्क्रीनशॉट। तो देखिए मिथिलीन ग्री यूज होता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। मिथिलीन ग्री पायरोनिन होता है डीएनए आरएनए को स्टेन करने के लिए। फ्रिल्जियन स्टेन यूज होता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। इथेनियम ब्रोमाइड यूज होता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। साइबरकिन यूज होता है स्टेन डीएनए को स्टेन करने के लिए। अमाइडो ब्लैक, कॉमोसिव, बिलियन ब्लू, ये सीरम प्रोटीन को स्टेन करने के लिए यूज होती है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप देख ही सकते हैं कि फ्रिल्जियन स्टेन इज यूज्ड फॉर डीएनए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डीएनए। अब जस्ट मेरा जो नोट है ये फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको पूरा आंसर पता चल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेनुलोमा सीन इन व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको पता ही है। ये अगर पता नहीं होगा तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, इससे पता चल जाएगा कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी। तो ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा किस किस कंडीशन में होता है? ग्रेनुलोमा टीबी में होता है, लेप्रोसी में होता है। तो ग्रेनुलोमा मतलब वन टाइप ऑफ condition in which the macrophage is engulf the bacteria but it cannot kill। जैसे कि होता है, क्या होता है एक्चुअली, ये मान के चलिए, जब ब्लू वाला सेल है ये मैक्रोफाज है। तो जब भी कोई टीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो क्या करता है मैक्रोफाज, इसको एंगल्फ कर लेता है, फैगोसाइटोस कर लेता है, फैगोसाइटोसिस जिसको बोला जाता है। तो नाउ दिस बैक्टीरिया विल बी फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफाज, बट व्हाट हैपेंड, मैक्रोफाज कैन नॉट किल द बैक्टीरिया, क्योंकि टीबी बैक्टीरिया के कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो क्या करता है ना, मैक्रोफाज कैन नॉट किल द बैक्टीरिया। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे बहुत टाइप का साइटोकाइन सीक्रेट होता है मैक्रोफाज से। तो क्या होता है ना, मैक्रोफाज देखिए, ये तो मैक्रोफाज है, इस मैक्रोफाज को बहुत दूसरा टाइप को सेल को अट्रैक्ट करता है, दूसरा टाइप का मैक्रोफाज को भी अट्रैक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, और नाउ दिस मैक्रोफाज विल सीक्रेट साइटोकाइन एंड इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर लिम्फोसाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिस
बैक्टीरिया द बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल। तो ये हो गया लिम्फोसाइट, ये हो गया मैक्रोफाज। इस मैक्रोफाज में बहुत टाइप का मैक्रोफाज होता है। शू हॉर्स मैक्रोफाज, एपिथेलॉइड मैक्रोफाज, शू शू हॉर्स शू से मैक्रोफाज, लैंगरहंस मैक्रोफाज, बहुत टाइप का सेल का यहाँ पे ये होता है। तो इस जो सिचुएशन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोमा। तो ग्रैनुलोमा का मकसद क्या है? ग्रैनुलोमा का मतलब है तो कंटेंट द डिजीज। इसका मतलब है, देखिए ये जो बैक्टीरिया है जो दैट इज एनगल्फ बाय मैक्रोफाज, इट कैन नॉट स्प्रेड टू द अदर अदर पोर्शन ऑफ अवर लंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये सब सेल को लेके यहाँ पे एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली ग्रैनुलोमा क्या होता है, जो लंग का जो पोर्शन है इसको खराब कर देता है। तो ग्रैनुलोमा ये जो होता है ये होता है वन टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी। अभी देखिए इसमें जो हाइपर सेंसिटिव दिख रहा है आपको, जो मैकेनिज्म मैंने बताया, इसमें एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। तो एंटीबॉडी का अगर कोई रोल नहीं रहेगा तो उस हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता, खास करके अगर यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होता, तो इसको हम बोलते हैं टाइप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 2 टाइप 3 में भी ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें भी एंटीबॉडी का रोल रहता है। तो as the whole thing is regulated by macrophage, lymphocyte and other immune cell, no involvement of antibody, so that is why it is called type 4 hypersensitivity। हाइपरसेंसिटिविटी चैप्टर आप पढ़िएगा तो पूरा जो इंसिडेंट है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन क्या है ये पहले आपको जानना है कि जीन क्या है। जीन इज ए functional port of DNA, functional portion of the DNA. So this is the chromosome. Chromosome is made up of DNA that is packed by different type of protein, and this is the DNA. तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए अगर डीएनए में तो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए टू डीएनए। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए का मतलब है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो नाउ दिस डीएनए, ये तो हो गया जीन। जीन में दो पोर्शन है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन होता है। तो इस डीएनए से जब आरएनए बनेगा, देखिए ये डीएनए से क्या होगा ना, आरएनए बना, एमआरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए भी दो पोर्शन होगा, एक्सॉन और इंट्रॉन। अगर ये डीएनए का जीन जो है, डीएनए में भी तो एक्सॉन इंट्रॉन पोर्शन है। एक्चुअली इंट्रॉन पोर्शन का मतलब क्या है? इंट्रॉन पोर्शन का मतलब है ये नॉन फंक्शनल है, इसको कोई काम नहीं है। ये जीन का ही पोर्शन है मगर इसका कुछ काम नहीं है। तो जब इसमें से एमआरएनए बनेगा, जो नाइब एमआरएनए है वो जब बनेगा, तो उसमें भी देखिए इंट्रॉन का पोर्शन है। ये इंट्रॉन का पोर्शन हो गया और ये हो गया एक्सॉन। जो रेड वाला दिख रहा है वो एक्सॉन का पोर्शन है। एक्सॉन एक्चुअली फंक्शनल पोर्शन ऑफ द एमआरएनए। तो क्या होता है, तो ये तो हो गया नाइव एमआरएनए, मतलब जो जस्ट पैदा हुआ है। तो इसका मैच्योरेशन होता है। तो मैच्योरेशन होने से क्या होता है ना, मैच्योरेशन होने से बहुत तरह का प्रोटीन होता है, स्प्लाइसिंग, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो क्या होता है ना, इसका जो इंट्रॉन पोर्शन है ये हट जाता है यहाँ से। देखिए ये हट गया। देखिए ये तो ये, और एक पिक्चर देखिए, ये इंट्रॉन है, येलो कलर का जो इंट्रॉन है। ये तो एक्सॉन है, ये तो फंक्शनल पोर्शन है। तो क्या होता है ना, स्टेप 2 में देखिए क्या हो रहा है ना, ये स्प्लाइसिंग से तहत क्या होता है, ये जो येलो कलर का इंट्रॉन है ये रिमूव हो गया और ये जो दो एक्सॉन है ये आपस में जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग मतलब जो जिसमें से प्रोटीन सिंथेसिस करने का कोई रोल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। तो फंक्शनल होगा सिर्फ एक्सॉन ही। तो इंट्रॉन इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस और नॉन फंक्शनल सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इंट्रॉन। इंट्रॉन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडियल सैंपल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पोलियो, ब्लड, स्टूल, प्लाज्मा, सलाइवा। देखिए जो पोलियो वायरस है ये स्टूल्स के साथ सेट होता है, स्टूल के साथ निकलता है। तो ब्लड में तो इतना हाई कंसंट्रेशन में तो नहीं मिलेगा, प्लाज्मा में भी इतना हाई कंसंट्रेशन में नहीं मिलेगा और सलाइवा में भी नहीं मिलेगा। तो पोलियो का डायग्नोसिस करने के लिए, अच्छी तरह से डायग्नोसिस करने के लिए और वायरस को आइसोलेट करने के लिए जो सैंपल है, जिस सैंपल में वायरस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहने का चांसेस है वो स्टूल सैंपल। और एक चीज याद करके रखिएगा, जो पोलियो फैलता है वो अनहाइजीन और फिकोरल से ही फैलता है। क्वेश्चन नंबर 35।
MIC इज यूज्ड फॉर, MIC का मतलब, ये तो एक्रोनॉमी है, इसका फुल फॉर्म क्या है इसको पूछा गया है। इसका जो है ये है मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? तो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज इनफ टू किल ए बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। जैसा कि हम AST टेस्ट करते हैं, AST में तो इसका कुछ प्रोविजन नहीं है MIC का। तो MIC का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ब्रॉड डायल्यूशन टेक्निक होता है, और वाइटेक टू 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 जो होता है, जो ऑटोमेटेड AST जो मेथड है, उसमें से हम मैक्सिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन को जज करते हैं कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन क्या है और MIC क्या है। उसके ऊपर हम ये सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिव एक कोई एक एंटीबायोटिक सेंसिटिव, रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट, इसको हम जजमेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे जो पूछा गया है कि MIC का जो स्टेप, जो फुल फॉर्म क्या है, वो है मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 36, स्पेलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एक जापानीज वर्ड है, तो इसमें टी जो है ये साइलेंट रहेगा, टी को बोलना नहीं है, सिर्फ जैंग स्मीयर, ऐसा बोलिएगा कि जैंग स्मीयर। जैंग स्मीयर इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV, एस्परोगिलस एवं पोलियोमा वायरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जैंग स्मीयर यूज होता है हार्पिक सिम्प्लेक्स वायरस को डायग्नोसिस करने के लिए। ये वन टाइप ऑफ स्मीयर है, इसको स्टेन किया जाता है, यहाँ पे कुछ टाइप का स्ट्रक्चर और इंक्लूजन बॉडी दिखाई देता है, उससे हम इसको एजम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हार्पिक सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर स्टेन। सेलर स्टेन यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, सेलर स्टेन, ये इसको याद करके रखना है कि ये सेलर स्टेन किस किस काम में हम लाते हैं। नेगरी बॉडी, नेगरी बॉडी कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में, ब्रेन में नेगरी बॉडी पाया जाता है, और नेगरी बॉडी इज कॉज्ड बाय रैबीज वायरस। सो ये जो नेगरी बॉडी होता है, ये वन टाइप का यूसिनोफिलिक बॉडी होता है, एंड दैट इज बेस स्टेन बाय सेलर स्टेन। इसको याद करके रखना है, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको जब आपको याद करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, बायोसेफ्टी लेवल ऑफ ब्रूजेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बायोसेफ्टी क्या है, बायोसेफ्टी लेवल क्या है, इसको तो पता पता होना चाहिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ बायोसेफ्टी लेवल, बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 एंड 4। तो बायोसेफ्टी लेवल 1 किसको कहा जाता है? दैट इज वेल कैरेक्टराइज्ड एजेंट नॉट नोन टू कंसिस्टेंटली कॉजिंग डिजीज। मतलब बायोसेफ्टी लेवल 1 हम उसी लैब में यूज करेंगे जिस लैब में ऐसा कुछ चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं दैट इज नॉट पोटेंशियली हैजर्डस। उसका कुछ नोन कॉज मतलब कुछ ऐसा कुछ डिजीज उससे फॉर्म नहीं होगा जो बहुत सीरियस एक हेल्थ इशू क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ केमिकल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो केमिकल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका आपका इन्फेक्शन और कंटामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मगर ऐसा कुछ ऐसा डिजीज नहीं होगा जिससे आपका बहुत सीरियस हेल्थ इशू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बायोसेफ्टी, दिस लैब्स आर कम्स अंडर बायोसेफ्टी लेवल 1। एंड व्हाट इज बायोसेफ्टी लेवल 2? जहाँ पे हम थोड़ा पोटेंशियल हैजर्ड एलिमेंट लेके काम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए हेपेटाइटिस A B C वायरस, इकोलाई बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया जो हम लैब में काम करते हैं जिसको लेके, तो वो आता है बायोसेफ्टी लेवल 2 में। और बायोसेफ्टी लेवल 3 किसको कहा जाता है? जहाँ पे जो ऐसा कुछ इन्फेक्शन है जो लिथल होता है और इट कैन कॉजेज डेथ। जैसा कि कुछ कुछ ईयर पहले हम जो जिसको झेले हैं लेके कोविड, कोविड इज द वाज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ इशू फ्यू इयर्स बैक। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ब्रूजेला, ये याद करके रखिएगा, ब्रूजेला, क्लैमाइडिया, कोविड भाई, कोविड जो है, रिकेटिशिया, ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये लैब में आप इस बैक्टीरिया को लेके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका लैब आता है बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंडर में। और बायोसेफ्टी लेवल 4 का मतलब, बायोसेफ्टी लेवल 4 का मतलब जहाँ पे एकदम डेंजरस, मतलब आप उसका इन्फेक्शन हो गया तो आप मर ही जाएंगे, बचने का चांस बहुत ही कम है। देयर इज ए स्लिम चांसेस टू बी अलाइव।
आफ्टर यू गेट द इन्फेक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है ना, बायोसेफ्टी लेवल फॉर ब्रुजेला को पूछा है, तो देखिए यहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3, तो यहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3 है, तो बायोसेफ्टी लेवल फॉर ब्रुजेला इज बायोसेफ्टी लेवल 3। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, तो बुक में भी मिल जाएगा। तो ये जो पूरा चीज है, इसको आपको याद करके रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा बायोसेफ्टी लेवल में आ रहा है। तो और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ये भी थोड़ा जान लीजिएगा कि व्हाट इज बायोसेफ्टी कैबिनेट। बायोसेफ्टी कैबिनेट आपको पता ही होगा कि व्हाट इज बायोसेफ्टी कैबिनेट। तो बायोसेफ्टी लेवल 3 के लिए, जो बायोसेफ्टी लेवल 3 में जो बैक्टीरिया बिलोंग करता है, इसको हैंडल करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट चाहिए। और लैब में जो बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज किया जाता है, वो होता है टाइप A2 का। क्लास 2 का जो ये क्लास 2 में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है क्लास 2 टाइप A2 बायोसेफ्टी कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पीजीआई चंडीगढ़ में, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ में ये इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये आपको याद करके रखना है कि बायोसेफ्टी क्लास 2 टाइप A2 बायोसेफ्टी कैबिनेट टू बी यूज्ड इन केस ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 3। और बायोसेफ्टी लेवल 4 में तो एकदम आपको क्लास 3 का जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ये यूज करना होगा। बायोसेफ्टी लेवल और बायोसेफ्टी कैबिनेट का जो कैटेगोराइजेशन है, इसको आप मत एक सब मिक्सअप मत कीजिएगा। बायोसेफ्टी लेवल अलग अलग है और बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लासिफिकेशन अलग है। यही बायोसेफ्टी लेवल 1 2 3 ऐसा कुछ है, और बायोसेफ्टी कैबिनेट भी 1 2 3 है, तो इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। मिक्सअप डोंट मिस अप विद द बायोसेफ्टी कैबिनेट एंड बायोसेफ्टी लेवल। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द मूव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीसीए स्टैंड्स फॉर। पीडीसीए का मतलब क्या है? चारों ऑप्शन दिया गया है कि पीडीसीए का मतलब है प्लान डू चेक एंड एक्ट। ये क्वालिटी कंट्रोल में आता है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है लेबोरेटरी का, उसमें आता है। तो प्लान का क्या मतलब है? प्लान का मतलब है सेट गोल एंड डिसाइड व्हाट चेंजेस आर नीडेड। पहले हम प्लान करते हैं, हमारा गोल जो है वो सेट करना पड़ता है, एंड व्हाट चेंजेस आर नीडेड, क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। डू मतलब पुट द चेंजेस इनटू एक्शन, मतलब हम जो सोचे हैं, जो गोल हमने लिया है, उसको मटेरियलाइज करना है, मतलब इसको एक्ट करना है, एक्शन में, चेंजेस इनटू एक्ट, एक्शन में, ये एक्शन में लाना है। 3 नंबर ऑप्शन है चेक, इवेल्युएट द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम इवेल्युएट करेंगे। और फोर्थ है एक्ट, स्टैंडर्डाइज द चेंजेस ऑफ द स्टार्ट, स्टैंडर्डाइज द चेंजेस और स्टार्ट द साइकिल अगेन। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लैब को अच्छी तरह से लर्न करने के लिए, और इसका लैब का जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लान डू चेक टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करके रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल, इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देखिए, टॉन्सिल, बोन मैरो, पेयर्स पैच एंड लिम्फ नोड। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। तो देखिए, टॉन्सिल, पेयर्स पैच, lymph node, all are comes under secondary lymphoid organ, but bone marrow is the primary lymphoid organ. बोन मैरो और थाइमस, ये जो 2 ऑर्गन है, ये है प्राइमरी lymphoid organ। बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो में एवरी टाइप ऑफ सेल आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। एंड थाइमस में क्या होता है? थाइमस में जो टी लिम्फोसाइट है, इसका मैच्योरेशन होता है, तो इसलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। जैसे कि आपका घर है, आपका घर और आपका स्कूल, ये आपका प्राइमरी है, मतलब एकदम चीफ थिंग है दैट यू आर टेकिंग टेकिंग केयर अबाउट। मगर जो दूसरा आपका दोस्त का जो घर है, मान लीजिए कि आपको रिलेटिव का घर है, दोस्त का घर है, वो सेकेंडरी है। तो यही थ्योरी यहाँ पे भी हमें आप अप्लाई कर सकते हैं समझने के लिए कि बोन मैरो में सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, थाइमस में इसका मैच्योरेशन हो रहा है। आप कहाँ पे बड़े हुए? आप घर में पाले पोसे, आप घर में ही बड़े हुए, आप घर का खाया पिया, तो वो तो प्राइमरी होगा ना।
और सेकेंडरी क्या होगा ना, आपका दोस्त का घर। आप छोटी छोटी खाना बनाने के लिए आपका दोस्त का घर में गया, आपका रिलेटिव का घर में गया, तो हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी नॉट लिखा है, देखिए यहाँ पे नॉट, मतलब आपको जो नॉट है चूज करना है। अब ऐसे ही सेकेंडरी लिम्फोइड देखा, आपने चूज कर दिया, बहुत सारा मिस्टेक ऐसे ही होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट दिखना चाहिए, इज नॉट बोला, तो यहाँ पे बोन मैरो होगा। तो यही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो आज मैं 40 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होगा, अगर ये लगा कि मैं जो आंसर बोला वो गलत हो सकता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन आर ऑल आर वेलकम। अगर कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मेरा क्लास कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हिंदी वीडियो है। मैं बंगाली और इंग्लिश में भी ज़्यादा बेहतर वीडियो करता हूँ, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। पता नहीं मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप का वीडियो और भी बहुत बहुत टाइप का वीडियो लाने के लिए, और भी यहाँ पे और भी 3 सेक्शन होगा। आज मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस किया, नेक्स्ट डे में और 40 क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे में और 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर दूंगा। और हमारा जो चैनल है एलआरटी एडुकेयर, इसको शेयर चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, और सजेशन ऑल एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव सजेशन, ऑल आर सजेशन आर वेलकम, दे आर मोस्टली वेलकम। तो चलिए आज यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। इसको सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा आपके पास। तो आज के लिए गुड नाइट।